हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर ओ एन ए आर ओ की जो पिछले 5 सालों के PYQ, बेसिकली जो पिछले 5 सालों में पेपर हुए हैं। 2023 का जो लीक हो गया था पेपर, जो 2024 के फरवरी में हुआ था, ठीक, तो कैंसिल हो गया है। इससे पहले 2021 में हुआ था। इससे पहले 2016 का एक पेपर था जो एक बार 16 में हुआ था, फिर लीक होने की वजह से उसको 2020 में दोबारा से इन्हें करवाना पड़ा, और एक 2017 का पेपर हुआ था। तो ये 5 पेपर बनते हैं। इससे पहले का एक 2013 का और 14 का भी, अगर मुझे पेपर वो मिल जाता है और मुझे लगता है कि हाँ उसकी इम्पोर्टेंस है, तो मैं वो भी डिस्कस करवाऊँगा। अभी हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि 22 मई के बाद यूपीएससी के लिए वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि 25 मई को पेपर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर हो गया फिर कोई वीडियो नहीं आया। देखो, आंसर की मार्केट में बहुत तेरी आ चुके हैं, ठीक, बहुत सारे आ चुके हैं, तो उनका कोई मतलब बनता नहीं कि मैं आंसर की लेके आऊँ। मैं सोच रहा था कि फुल डिस्कशन करेंगे पेपर का, जैसे बाकी हमने PYQ का किया है, पर उसका अभी इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। आपने पेपर दे लिया है, 2026 वालों के लिए भी पूरे 1 साल का समय है, तो आपने आंसर की मल्टीपल कोचिंग के आंसर की आ गई हैं, ठीक। देखो, जैसे मैं पेपर डिस्कस करता हूँ, उसको एक पेपर को, जो पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ RO वाला, ये 2023 का, जो 2024 का फरवरी में हुआ था, वो पेपर है, ठीक। इसको 7 से 8 घंटे मुझे खुद लगते हैं, ठीक। ढंग से इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें, देखो, अपनी नॉलेज तो होती है, ठीक, उसके बियॉन्ड जाके आप क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या बताना है आपको, उसके बाद ही 2 ढाई घंटे का वीडियो बनता है। तो उतना टाइम यूपीएससी के 2025 के पेपर में लगता है, पर उसकी उतनी इंपॉर्टेंस अभी मुझे लगी नहीं, क्योंकि आंसर की मार्केट में आ गई है। आपने चेक कर लिया, अच्छा, जिसका लग रहा है कि 80 प्लस जा रहा है जनरल में, तो मुझे लगता है 80-82 अगर आपका जा रहा है, तो आपको अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों, आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, बिना कुछ डिस्कस किए सडनली आपने एक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, 2018, 19, 17 से ऐसे, 17 में 105, 18 में 98, 2019 में 98 कट ऑफ गई थी, फिर सडनली 2020 में आपकी कट ऑफ आ जाती है 92 पॉइंट समथिंग, ठीक। उसके बाद 2021 का पेपर होता है, उसमें कट ऑफ नीचे आ जाती है 78, 87, 88 के आसपास। फिर 2022 में होता है, उसमें भी आपकी कट ऑफ ऐसे रहती है। 23 में आपकी 75 पॉइंट समथिंग आ जाती है। आप पेपर देख रहे हो, 2020 से आप टारगेट करना स्टार्ट करो। और जो 2023 का पेपर हुआ था, उससे कम डिफिकल्टी पेपर 2025 वाला नहीं है, ठीक। इसमें 26 से 27 क्वेश्चन केवल पेयर वाले थे, जो ओनली 1 ओनली 2 वाले, ठीक। उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते थे, उसमें 3-3 स्टेटमेंट आए हैं। पहले होता था कि ए जो है असर्शन, जो है, जो हमने रीजन दिया है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। वो कहता है कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, पहले दूसरे और तीसरे दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। बेसिकली मैं पेपर लेके नहीं यहाँ पे अभी PDF में बैठा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता, क्योंकि पेपर में कुछ और डिस्कस करने वाला था, तो बस आपको इतना बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से ना, आप अगर 2024 से, तो आप कतई इसकी आंसर की कट ऑफ रिलेट करो ही मत। 2024 के आप देख रहे हो 80 से 88 पॉइंट समथिंग, 87 पॉइंट समथिंग गया, ठीक, कट ऑफ, तो उससे तो कम ही जाएगा। इतना तो आपको समझ आ रहा है। और जितना पेपर डिफिकल्ट था, उस हिसाब से आपको क्या लगता है। देखो, 2024 में जो CSAT था वो भी ठीक ठाक था, 2025 का CSAT भी ठीक ठाक है। तो उसकी चांसेस हटा दो कि जो 2023 में कट ऑफ कम गई थी CSAT की वजह से, ये सब बातें छोड़ो, ठीक। आप सिंपल सा समझो कि पेपर 2024 से टफ था और 23 के लेवल का था, ठीक। 23 में क्योंकि पेयर वाले क्वेश्चन की जो नंबर्स शायद वो 48 या 50 के आसपास थे, ठीक, इसलिए उसको आप ज़्यादा टफ मानते हो। तो इसमें कुछ और उन्होंने वेरिएशंस दिए, अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे स्टेटमेंट वगैरह वाली चीज़ें, ठीक। तो इसको भी आप इतनी आसानी से एलिमिनेट कर नहीं सकते थे। हाँ, बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके ठीक ठीक आए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक आए थे और उनको आप कर सकते थे, ठीक। तो वहाँ से थोड़ी सी कट ऑफ उठ सकती है, लेकिन फिर भी 2024 की कट ऑफ के नीचे रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 82 प्लस माइनस 2-3 जा सकती है, ठीक। ओबीसी में हो आप तो 2-3 मार्क्स और कम कर लो, ठीक, ऐसे 80 प्लस समथिंग रख लो। बाकी आप इसी हिसाब से कुछ लगा लो, 75 74 आपका SC ST में, या 70 प्लस से 75 के बीच में आपका SC ST में जा सकता है, ठीक। तो ऐसे लगा के आप बैठो और आप अभी से मेंस के लिए लग जाओ। अगर 82 प्लस है आपका, तो आप डेफिनेटली लग जाओ, ठीक। इतना मान के चलो। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं इस बात को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके 17-18 दिन जो बेकार के जा रहे हैं ना, कुछ नहीं पढ़ने का मन करता, अपना ऑप्शनल तैयार करो। 17 दिन ऑप्शनल को ऐसे दो कि एक बार रिवाइज हो जाए, आपकी चीज़ें रिवीजन में आ जाएँ। फिर आप उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह, क्रैश कोर्स, जो भी आपको करना हो करो, ठीक। अच्छा, अब ये बात आती है कि आगे हम, क्योंकि चैनल का नाम यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RO का, तो रीजन क्या है इसका। देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मार्क्स इतने नहीं आए हैं। अब वो क्या करेंगे, तो पूरे 1 साल तो बैठ नहीं सकते ना।
फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो थोड़ा सा जुनून होता है कि नहीं बस केवल यूपीएससी देंगे, लेकिन जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं उन्होंने आरओ भरा होगा, आपने पीसीएस के फॉर्म भरे होंगे, तो आरओ आपका 27 जुलाई को है, ठीक। उसके बाद पीसीएस आपका 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस, तो उनके लिए चीज़ें चलाई जा रही हैं, ठीक। और जिनका 2026 में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वो भी ये आरओ या पीसीएस की जो भी पीवाईक्यू मैं कराऊंगा उसको आपको देखना है। कारण क्या है, जो मैंने आपसे कहा है कि बाकी पिछले 8-10 सालों के पेपर के सारे डिस्कशन जो इस बार नहीं हो पाए हैं वो होगा, तो वो तो होगा ही। मैं सोच रहा था कुछ एक ऐसा पैटर्न ले आया जाए जिससे कुछ अलग अलग, देखो इस बार जो 2025 का पेपर आया है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीसीएस में पूछे गए हैं, और 25 नहीं 24, 23, 22, 21 सारे उठाऊं मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कि पीसीएस से पूछे गए हैं। नहीं तो आपको पीसीएस के कुछ पीवाईक्यू आपने किए होते तो आपको क्वेश्चन आ जाता इजीली, ठीक। तो थोड़ा सा 10 मिनट का डिस्कशन है यार, एक बार कर लेते हैं फिर आपको डिस्कस करवा देते हैं पेपर पूरा, ठीक। तो 2 मिनट सुन लो मेरी बात। तो क्या है ना, फिर इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ऐसे ऐसे करते हैं कि कुछ एक बना के ले आऊँगा अलग अलग तरीके से, पर मुझे फिर लगा कि देखो यूपीएससी में जो मोस्ट रिलेटिव होता है वो आपका बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी के आरओ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और बाकी अगर अलग पेपर से आप लेना चाहो तो ठीक है, लेकिन उसका कोई खास मतलब है नहीं। तो बियॉन्ड यूपीएससी पीवाईक्यू के हम ये चीज़ें करेंगे, पीसीएस की पीवाईक्यू, आरओ की पीवाईक्यू, और हाँ टाइम मिलेगा तो हम पीसीएस के भी बीपीएससी के भी कुछ पीवाईक्यू करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन हाँ उसके भी करेंगे केवल यूपीएससी के पर्पज से, ठीक। ये हो गया 2026 वालों के लिए, और जो 2025 में जिनका नहीं हो रहा और पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 महीने का समय आपके लिए पीसीएस के लिए। मैं पीवाईक्यू सोच रहा हूँ कि मेंस का भी एक होता है ना इनका, मेंस जो आरओ का पेपर होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन होता है, तो कोशिश मेरी ये है कि वो भी करवा दूँ, ठीक। तो इनसे आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको वहाँ पे जाके हेल्प करेंगी। रही बात हिंदी की, तो आप खुद से तैयार करो, यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स हैं, आप चाहोगे किसी एक का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, ठीक। ये बातें अब जो 2025 में जिनका क्लियर हो रहा है उनके लिए क्या हो सकता है, तो देखो यार इतनी बड़ी टीम मेरे पास है नहीं, मैं अकेला सारी चीज़ इसमें करता हूँ, उसके बाद मेरे पास खुद के पास भी टाइम नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे और काम भी करने होते हैं आपको लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही काम करना है, ठीक। तो मुझे कुछ लग रहा है कि एक ऐसा होता है एथिक्स जो आपका इतना आसानी से तैयार नहीं हो पाता है, प्लस एसए, तो एसए को भी हम साइडलाइन करते हैं। एथिक्स में सोच रहा हूँ कि आपको इसकी वीडियोस ले आऊँगा कुछ, उसमें क्या होगा, ये बिना मतलब कि ब्रॉड डिस्कशंस नहीं होंगी, आपको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है। फॉर्मेट कैसा होता है आपका आंसर लिखना का, ये आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप लिखते हो। लेकिन क्या है ना, सपोज करो कि एथिक्स में आपको वैल्यू सिस्टम पढ़ना है उसमें, ठीक। मोरालिटी क्या होती है, तो आप सपोज करो मैं आपको मोरालिटी पढ़ाऊंगा, उसके कुछ जो क्लासिफिकेशंस होते हैं या फिर उससे जो अलग अलग कहाँ पे मोरालिटी, सपोज करो आप प्रोफेशनल तरीके से कहाँ पे मोरालिटी, प्रोफेशन में हो किसी में कैसे फॉर्मली कैसे अप्लाई करोगे, इनफॉर्मली कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, ये और साथ में कुछ उसके एग्जाम्पल्स जो करंट के एग्जाम्पल्स होंगे जिन्हें आप डालना चाहते हो अपने पेपर में, तो ये करूँगा। अब इसके लिए बहुत प्रेशराइज मत करना, हर चीज़ में समय लगता है, प्रॉपर उसकी स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, बुक से उसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, वो प्रॉपर मल्टीपल सोर्सेज का एक समरी होगी जहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो खुद मैंने जहाँ से पढ़ा जो भी चीज़ें वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। तो बस ये डिस्कशन में बेसिकली जो हम करने वाले थे इसमें इतना ही था। अब हम आरओ 2024 फरवरी में जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को 2024 को जो कैंसिल होगा उसका डिस्कशन करने चल रहे हैं, ठीक। तो यूपीएससी वाले भी इसको देखें जो 2026 के लिए तैयारी करें, आरओ और एआरओ प्लस यूपी पीसीएस वाले सब लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। उतना ही वैलिड सबके लिए है, ये नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में जो आरओ एआरओ और यूपीएससी बेसिकली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जो पिछले 5 सालों का पीवाईक्यू मैंने दिया है यूपीएससी का वो आप करके जाएं। अब आप कहोगे क्या क्या फ़ायदा है, क्यों करना है, तो देखो यूपी पीसीएस से ना या फिर पीसीएस से यूपीएससी वाले क्वेश्चन कम उठाते थे, लेकिन यूपीएससी जो पीसीएस वाले हैं ना यूपीएससी से ही क्वेश्चन उठाते हैं, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और नहीं आ रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड अगेन। तो बेसिकली क्या है कि एक बार मुझे कट करना पड़ा इस वीडियो को, तो क्या था उसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे कैसे आप जो यूपीएससी वाले हैं आरओ वाले हैं ये लोग आप डिस्कस कर सकते हो, बेसिकली कैसे कैसे आपको वीडियो देखना है, क्या क्या आगे मैं प्रोग्राम्स ले आने वाला हूँ, ठीक। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी आरओ का पेपर सॉरी यूपीएससी आरओ कर रहा हूँ, आरओ का जो 2024 में पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिस्कस में काफ़ी आगे तक कर ले गया था पर फिर वही है कि कुछ 1-2 लोग बीच में आ गए, उस चक्कर में फिर बाद में माइक लगाना फिर भूल गया मैं, तो फिर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक।
1-1.5 घंटे की मेहनत पूरी बेकार गई। हाँ, अभी स्टार्ट कर देते हैं अपना, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन डिस्कस करना है और 1 सवा 1 घंटे में करना है तो टाइम लगेगा, ठीक। अब पहला क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। दूसरा कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। तो हिंदी वाले भी सुन ले, क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है उससे कम होता जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होता है एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो आपका पता होना चाहिए सबसे पहले कि जैसे देखो एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक, लेकिन सबका जो प्रेशर है किस पे आता है, नीचे अर्थ है, ये क्रस्ट है, तो सारा प्रेशर नीचे ही होगा ना ज़्यादातर। अब ऊपर जाओगे आप तो एयर कम हुई, डेंसिटी कम हुई, तो जितनी कम एयर है उतना ही प्रेशर कम होगा। नीचे तो सारी एयर आ रही है नीचे, ठीक, तो प्रेशर नीचे की साइड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाओगे प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। और एक केमिस्ट्री में फॉर्मूला है पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरटी, ठीक, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर कम होगा। मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एल्टीट्यूड के साथ क्योंकि प्रेशर घटता है तो टेम्परेचर भी घटेगा। टेम्परेचर आपको पता ही है कैसे घटता है, 1000 मीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है आपका, ट्रोपोस्फीयर में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक। अच्छा एक बात और है, अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो किसी चीज़ पे, ठीक, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सडनली। किसी भी चीज़ पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये मतलब साइंटिफिक साइंस का ये पैटर्न नहीं है, ठीक, कि अगर आप किसी चीज़ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर उसका, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है उसका, सॉरी, प्रेशर कम हो रहा है। जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, ये बात सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो अगर आपको पहला नहीं भी आता तो आंसर तो मैंने दे ही दिया कि आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हो। तो आपका आंसर ये बन गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, देखो जिस क्वेश्चन में डीप डिस्कशन की बात होगी उसको मैं करूंगा, जिसमें नहीं होगा उसको मैं ऐसे ही छोड़ते चला जाऊंगा जल्दी जल्दी आंसर बताते हुए, ठीक, क्योंकि वो फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में आज के टाइम पे कौन सा नहीं है। तो आपने कांधार हाईजैकिंग पढ़ी होगी तो 3 हटा दो आप, कांधार हाईजैकिंग तो पढ़ी है आपने, ठीक। समरकंद अगर किसी ने पढ़ा तो उज्बेकिस्तान में है। अब अगर 2 नंबर से आपको ढूंढना है आंसर तो 2-3 तो रहा नहीं, 2 और 4। गजनी अफगानिस्तान में, फरगना और समरकंद आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक। अब ये बात आती है आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपका सैयद डायनेस्टी का। तो थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन इसमें कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट लगेगा, ठीक। आप जब एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो दिल्ली सल्तनत 1 और दिल्ली सल्तनत 2 करके पढ़ते हो, ठीक। अब जो आपके दिल्ली सल्तनत 1 है उसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं, ठीक। उसमें क्या आता है कि जब गौरी आया था, आपने लड़ाई सुनी होगी, मूवी भी देखी होगी, पृथ्वीराज चौहान 91, 1992, सॉरी 1192, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब गौरी का इंडिया पे कब्जा होता है पूरी तरीके से तो 1206 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। अब वो बनाता है, उसका स्लेब कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मूवी में देखा होगा, ऐबक ऐबक करता है वो अक्षय कुमार ना, पृथ्वीराज चौहान का रोल कर रहा है। तो ऐबक क्या होता है, उसका स्लेब होता है, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेब डायनेस्टी कहते हैं। अब स्लेब डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आता है, ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक, 1206 से लेके वो कब तक रहता है, 1210 तक। ये क्रोनोलॉजिकल, ये सारी चीज़ आप टाइमलाइन याद करते चलो। उसके बाद कौन आएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से 20 साल 25 साल कुछ ऐसे शासन करता है, 1210 से 36 तक, ठीक। अब 36 से 40 तक कौन करता है, रजिया करेगी उसकी बेटी। रजिया के बाद कौन आना चाहता है, आना तो बलबन चाहता था पर आ तो पाता नहीं, कुछ बीच में जो कुछ टर्क वगैरह होते हैं वो बलबन को सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ और नाम है उसका, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसको सपोर्ट करते हैं तो वो बना रहता है। बाद में उसको बलबन किसी तरीके से हरा के 1266 में वो आता है और 1286 तक वो शासन करता है, ठीक। अब इसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद आएगी आपकी खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी में कौन आएगा, सबसे पहले तो 1290 से आपकी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है और 96 तक आपके जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं, ठीक। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है, आपने मूवी देखी होगी 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अगर हिस्ट्री में किसी को बहुत पढ़ा जाता है ना तो कुछ ऐसे लोग हैं, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, अकबर हो गया आपके, ठीक। उसके बाद फतेहपुर सीकरी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक। एमबीटी और आपको फिरोज शाह तुगलक को ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक। ये कुछ सिलेबस में है आपके। और बेसिकली क्या है ना कि भारत सरकार भी पैटर्न चेंज कर रही है बुक्स के, कि देखो क्या है, जो इंडियन राजा थे ना उनको कम पढ़ा जाता है और सत्य यही है। एक क्वेश्चन पूछ लिया था, इस बार भी पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं, 2021 का पेपर में कर रहा था आर का, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था बनारस रिबेलियन। क्वेश्चन का आंसर लोगों को नहीं आ रहा था। कारण क्या होगा, कुछ तो सोचो आप, कारण क्या है, जो हमारे छोटे छोटे राजा थे उन्हें हमने कभी पढ़ा नहीं, जो इन्वेडर थे उनको हम पढ़ रहे हैं। उनको आपको पता है, आपको ये गोरी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, देखो मजबूरी देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इनको पढ़ा रहा हूँ, खिलजी को पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना चाहिए, सही बात क्या है, कोई भी कंट्री होती है पहले अपनी हिस्ट्री पढ़ाती है, पर कुछ पैटर्न ऐसा सेट कर दिया गया कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि इसको नहीं पढ़ना है आपको,
विथ दिस नॉलेज आपको आपकी कंट्री के और राजाओं के छोटे छोटे राजाओं हैं, बेसिकली वो छोटे राजा थे बड़े राजा थे, हमें तो समझ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी को हराया था किसने, बताओ, एक कमेंट करके आप बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग बेसिकली उस टाइम पे जो किंगडम थे, जो अलग अलग राज्य थे, उस पर मार्च किया था, अटैक किया था, कोई एक हराया था। मैंने आपको यूपीएससी के PYQ में पढ़ाया, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। तो ये हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद कौन आता है, फिर इसके बाद आएगा तुगलक। तुगलक क्यों आएगा, अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति था ना, उसका नाम था क्या, गयासुद्दीन तुगलक। उसको कुछ एक मतलब टाइटल भी मिला था, टाइटल भी बताऊंगा मैं आपको, पर अभी नहीं, ठीक। तो गयासुद्दीन तुगलक आता है, वो कब से कब तक शासन करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक कुछ 1320 से 25 तक शासन कर पाता है। 25 से आपका आता है 51 तक के लिए ये एमबेडी फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक आता है 51 से कुछ 86-87 तक के लिए, 88 तक के लिए, ठीक। फिर बीच में क्या होता है, तैमूर आता है 1398 में। अब क्या होता है, 1398 में तैमूर आता है। तैमूर के टाइम पे क्या था कि जो तुगलक डायनेस्टी थी बहुत वीक हो चुकी थी, आगे के राजा, ठीक। तो क्या किया, अटैक किया उसने, फिर उसने शासन किया कुछ टाइम तक। उसके बाद उसका एक था खिजर खान, उसको उसने शासन सौंप दिया, बोला ठीक है चलाओ। तो अब खिजर खान ने क्या किया, खिजर खान ने सोचा कि अभी तो भाई कोई हमें सौंप के गया है तो हम तुरंत तुरंत तो अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। कुछ साल बीते, फिर 1414 में उसने अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट की और 7 साल तक शासन किया एज अ किंग, ठीक, वहाँ पे। उसके बाद कौन आता है, उसका बेटा आ जाता है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कब से कब तक किया, तो कुछ 1421 से लेके 1434 तक उसने शासन किया, ठीक। इसके बाद इसका एक भतीजा या भांजा कोई था, ठीक, वो आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आता है, उसने क्या किया, 34 से कुछ 43 तक शासन किया। फिर आलम शाह आया, आलम शाह क्या है, 51। उसके बाद क्या होता है, 51 तक उसने शासन करने के बाद ये डायनेस्टी खत्म होती है। फिर कौन सी डायनेस्टी आती है, फिर आपकी आती है लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी से आपका सीधा मैं मुगल एम्पायर तक का सफर ऐसे करवाता हूँ। लोधी डायनेस्टी आई 1451 में। लोधी जो क्या कहते हैं, बेलोर खान लोधी था, उसने 1451 में अपनी डायनेस्टी बनाई और उसने शासन किया, सॉरी एक मिनट, हाँ, 1451 से 89 तक इसने शासन किया। फिर इसका बेटा आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने फिर अगले कुछ सालों तक शासन किया, 89 टू 1517 तक, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आता है और ये 1517 से लेकर के 1517 से 1525 तक शासन, 26 तक शासन करता है। फिर उसके बाद आपको पता होगा फिर बाबर आ जाता है, फिर फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत होता है, ठीक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, बैटल ऑफ, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन था वो आपकी बात है, आप कैसे याद करोगे, ठीक। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें आपको राणा भी दिखेंगे, मेवाड़ के राणा, और बाबर के साथ मिलकर इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को हराया। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद क्या होता है, मुगल सल्तनत आ जाती है। मुगल सल्तनत वो दिल्ली सल्तनत सेकंड का पार्ट होती है, ठीक। उसमें कौन कौन से आगे आते हैं, मुगल सल्तनत के बाद आपको बेसिकली पता ही होगा कि मुगल एम्पायर बिखर जाता है। मुगल एम्पायर के बिखरने के बाद फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अवध के राजा, फिर मैसूर के राजा, बंगाल के राजा, ये सब अलग अलग किंग्स निकलते हैं, छोटे छोटे राजे निकलते हैं, ठीक। आपको ये सारी बातें पता है। फिर अंग्रेजों का शासन आ जाता है। तो ये मेडिएवल से कुछ मॉडर्न तक की आपकी हिस्ट्री रही है, ठीक। अब आंसर आपको खुद ढूंढना है, इसमें क्या है, मैंने आपको सारा एक एक करके बता दिया। ये क्वेश्चन साइंस का, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कैसे कैसे इरोजन होता है। तो सबसे पहले स्प्लेश होता है, स्प्लैश का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा इरोजन, सीट मतलब थोड़ा और ज़्यादा। फिर उसके बाद होता है आपका रेल, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में। फिर गली इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा गली जैसी बना दे, गड्ढा बहुत कर दे, ठीक। ये इरोजन होता है, आप खुद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे हैं वो 76 आर्टिकल के अंदर आते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये रहते हैं, ठीक, ऑफिस इनकी। और दूसरी बात ये है, जरूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तब अपना रिजिग्नेशन दे दें जब मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे रही है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं कि ही रिजाइंस व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस, ठीक, या पीएम रिजाइंस, ठीक। तो ऐसा नहीं, ही मे रिजाइंस हो सकता है। तो क्या इज्जत बचानी होती है, अभी रिजाइन कर दूंगा तो ठीक है, नहीं दूसरी पार्टी आके वो वही सिस्टम है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है उसको हटा देते हैं कि नहीं आप नहीं रहोगे, आपने उस पार्टी के साथ काम किया तो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दूसरे रहेंगे, ठीक। तो इंटाइटल कह रहा है ही इज़ नॉट इंटाइटल टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो नहीं, प्रिविलेज उनको मिलती है, सारी मिलती है, बस वो वोटिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक। तो दूसरा सही है, कोई नहीं सही है ना, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। तो कुछ इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका कुछ एक ऐसा पॉट है, यहाँ पे आपने सिक्का डाला, यहाँ पे पानी है, ठीक। अब क्या होता है, आप एक वॉल है उसकी तरफ देखते हो, उस पर कुछ बना हुआ है, तो आपकी आंख में आप कैसे देख लेते हो क्या क्या है,
वहाँ से वॉल पे आपने रोशनी डाली, आप जो भी रोशनी आ रही, उसके बाद वहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई में आता है, वहाँ पे रेटिना पे जाते हैं, उसका जाके एक इमेज क्रिएट होती है, तो आपको लगता है कि हाँ वॉल पे ये चीज़ बनी है। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, आपने यहाँ से देखा, अब ये रियर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। ठीक, अब डेंसर मीडियम में जाने के बाद ये जो रे जा रही है ना, वो क्या होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है, रियर टू डेंसर में कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, जब डेंसर टू रियर आती है ना, डेंसर टू रियर आती है तो कुछ ऐसे गई, ठीक, और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। रियर टू डेंसर में कुछ ऐसे जाती है शायद, और डेंसर टू रियर में कुछ ऐसे जाती है। ठीक, तो इसका कारण क्या होता है, थोड़ा साइंटिफिक साइंस का टर्म है। ठीक, तो क्या होता है, आपको यहाँ पे ये कॉइन पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऐसे या फिर रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट तो करके वापस जा ही रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट किया फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर गई, तो कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ना कि रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, रिफ्लेक्शन इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन रिफ्लेक्शन भी इसका एक पार्ट है। ठीक, तो ये इसका आंसर है रिफ्लेक्शन। इस वजह से आपको पूल वगैरह कम गहरे दिखते हैं, तालाब भी कम गहरा दिखता है, कुछ भी आप देखो कम गहरा दिखता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 5 आइज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो 5 आइज कौन कौन से हैं, तो 5 आइज सही दिया उसने, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फिर कह रहा है दे शेयर इंटेलिजेंट इनपुट रिगार्डिंग थ्रेट टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू अ कलेक्टिव सीक्रेट डाटाबेस कॉल्ड स्टोन घोस्ट। सब कुछ आपको आता है, स्टोन घोस्ट नहीं आता, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, सिंपल सा, अगर करंट में आया रहा होगा उस टाइम पे तो आया रहा होगा, नहीं तो स्टोन घोस्ट सही है। इसमें मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं कि मैं आपको बता दूं ऐसे करना। ठीक, जब डेटा दिया होता तो मैं आपको बोलता गलत लगा दूं, लेकिन ऐसा कुछ दिया है तो नहीं, और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो देखो, ये आपने कोई खेती की है, ठीक, बीच बीच में स्पेस बचा है, तो उसमें दूसरी क्रॉप को आप लगा रहे हो। ठीक, ड्रिल कर करके दूसरी क्रॉप आपने लगा दी। ठीक, उससे क्या होता है, दो क्रॉप हो गए, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है दो क्रॉप लगाना। ठीक, और मिक्स करके नहीं, बीच बीच में जो स्पेस बचा है उसमें, तो क्या होता है, इसमें कोई घाटा लगा आपको, तो ये दूसरी वाली क्रॉप क्या है, उतना इनकम आपको जनरेट करके दे देती है, इसलिए कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप है। ठीक, इनकम या फिर अगर आप खाने के लिए यूज करना चाहते हो तो उसको आपको कॉम्प्लीमेंट कर देती है। ठीक, दूसरा कह रहा है पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम डू नॉट कम्पीट विद न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर विद सीरियल्स हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम। अब दो रूट सिस्टम होते हैं, दोनों पढ़ लो, देखो क्या होता है। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है डीप रूटेड, तो पल्सेज जो होती है ना, अब सपोज करो ये आपका लेयर है जहाँ पे आपने खेत है जहाँ पे आपने लगाया, अब ये पल्स है आपकी, पल्स का कोई मतलब कोई अरहर लगाया सपोज करो आपने, उसका रूट जो है बहुत डीप तक जाएगा, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है नीचे से ले आएगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी। और आपने दूसरा जो सीरियल लगाया है, कुछ लगाया, उसकी रूट्स इतनी है, तो जो आप खेत में पानी या खाद वगैरह डालोगे उसी को तो चाहेगा वो, क्योंकि वो नीचे तक तो उसकी रूट्स जा नहीं रही, तो उसको जो कुछ भी मिलना है इतने से ही मिलना है। लेकिन जो दूसरी इंटरक्रॉपिंग आपने किया है वो उसकी तो डीप रूटेड है ना, वो नीचे से जाकर के भी मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ले सकती है, तो सही कर रहा है, कंपीट भी नहीं करती। ठीक, तो दोनों सही हैं और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आसानी भी मिल जाएगी हमें। कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कौन पहले किसकी, मतलब कौन कब खोजा गया है। ठीक, तो अरेंज करना है आपको। देखो, पाई मेसॉन जो होता है 1977 में, न्यूट्रॉन किसने किया था, चैडविक ने 1932 में, इलेक्ट्रॉन किसने किया था, टॉमसन ने 1897 में, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1970 में किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक, तो ये आप आंसर बना लो इस हिसाब से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड नेशनल मूवमेंट, तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा छोड़ो पता नहीं। दूसरा कह रहा है सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी फॉर मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर अ कॉज। अब सोच लो, मतलब कुछ भी नहीं आता आपको ना, फिर भी अहिंसा के पुजारी रहे हैं ये। दूसरा गलत मारोगे आपको आंसर मिल जाएगा, और सही है कह रहा पहला वाला, वहाँ पे उनको कहीं पे आप फाइट करके आते हो तभी तो दूसरी जगह आपको समझ आता है कि हाँ यहाँ पे कैसे, कहते हैं ना कि करने से जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। मेंस जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं यूपीएससी वाले, वो अभी से लग जाए, ये नहीं कि अभी ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, नहीं, रोज कुछ ना कुछ 8-10 क्वेश्चन लिखते रहो। अगले जब तक तुम्हारा एक रिवीजन 2 रिवीजन इतना रिवीजन होगा कि आप कंटेंट को अपने आंसर में डाल सको, तब तक आपको एक फॉर्मेट पता हो चुका होगा कि आंसर कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आंसर को। देखो, आपको क्या ढूंढना है, मसाले। मसाले क्या हैं, बुक में मिलेंगे आप जो पढ़ रहे हो, लेकिन मसाले को कैसे डालना है, पहले नमक डाल दिया सब्जी में, बाद में तेल डाल रहे हो, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती ना। आपको इंट्रो में क्या लिखना है पता है, पता चले इंट्रो में आप मेन बॉडी वाला लिख रहे हो या कंक्लूजन वाली चीज़ें लिख रहे हो, तो इसलिए आप पहले आंसर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक, पहले एक फॉर्मेट बनाओ, कैसे आंसर लिखोगे आप, वो फॉर्मेट बनाने में कम से कम आपको 25 से 30 आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कह रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलो एक बार बता ही देता हूँ। कह रहा सम इन्वेस्टेड इन 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 540 in 5 years, द सेम अमाउंट एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 3 year विल बी ग्रो टू बी। तो देखो,
अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं तो प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या मान लेते हैं, एक्स। 7% के रेट से 5 ईयर के लिए, तो कह रहा है कि ये आपका सिंपल अमाउंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ठीक। और कह रहा है कि अगर हम एक्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो 540 बन रहा है, ठीक। तो अब ये क्या बनेगा, 7 × 5 = 35 एक्स बनेगा ना, तो आपका एक्स प्लस 35x/100, ठीक, इज इक्वल टू 540, ऐसे बना। अब ये क्या हो जाएगा, 135x इक्वल टू ये आपका बनेगा कुछ, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक, ये 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक। अब अगर 135 को नीचे ले आते हैं तो 4 बार में मल्टीप्लाई होगा और 540 प्लस में 2 जीरो 400, x इक्वल टू 400, ठीक, x इक्वल टू आपका 400 आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 400 आ गया। अब आपको कह रहा है कि अगर 3 साल के लिए 9% पे दिया जाए तो क्या होगा, तो आप ऐसे रखो 400 9 3 100 100 से 0 को काट दो, 9 3 27 को 108, 400 पहले था, 108 आपने उसमें सम किया, आपको 508 आंसर मिल गया, ठीक। अब आंसर आप ढूंढते फिरो कहाँ पे लिखा है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो किसने क्या लिखा था। अब जैसे ये दे दिया गया कि मुंजीनाथ क्या थे, ऑथर ऑफ टेल्स, ठीक। इसके बाद जया वर्मा सिन्हा क्या थी, या जया वर्मा सिन्हा जो है आपकी रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी, ठीक। तो अब ये रट लो आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं करंट का पूछा है, तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन थी रेलवे बोर्ड की, इसने पूछ लिया है, उसको आपको बताना था, वो करंट का क्वेश्चन था, ठीक, वो करंट का टॉपिक था उस टाइम पे बनी थी वो, ठीक। अब आंसर इसमें क्या है, तीसरा वाला आपका आंसर है। अब जैसे इसमें पूछ लिया पीएम ऑफ थाईलैंड, तो पीएम ऑफ थाईलैंड कोई दूसरा उस टाइम पे रहा होगा, इस टाइम पे कौन है, पी सिनमात्रा शायद, या क्या करके हैं, ठीक, कुछ सिनमात्रा करके हैं, ठीक, तो वो है इस टाइम पे। तो इस आप करंट में पढ़ो पिछले 1 साल में कौन पीएम बना, कौन प्रेसिडेंट बना, और जिससे इंडिया के रिलेशन हो, ठीक। ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलेशन ही नहीं है, भले अच्छे बुरे लेकिन रिलेशन होने चाहिए, ठीक। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, आरओ या पीपीसीएस ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन, ये तो आपका सिंपल सा है, बढ़िया। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, रेन फॉरेस्ट जोरहाट आसाम में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक, जबलपुर मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन ऐसे इतनी आसानी से याद नहीं होते, लेकिन अब जो आपको पेपर में मिल रहे हैं उनको रट लो आप। ये बुक लेके मत बैठ जाना कि कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हैं सबको लिखना नहीं, बस जो बुक में दिख रहे हैं आपको उनको लेके बैठ जाओ, रट्टा मार दो, ठीक। सॉरी बुक में कह रहा हूँ, जो पेपर में मिले, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ऑस्मोसिस की रिगार्डिंग कौन सा सही कौन सा गलत है पूछ रहा है, ठीक। अब ऑस्मोसिस का क्या है, इफ द, पहले ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आपको दोनों पढ़ा देता हूँ, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक छलनी लो आप, जिससे चाय छानते हो, पानी डालो उसमें से छन जाता है, चाय डालो छन जाती है ना, पानी जल्दी छनता है या फिर चाय, या फिर कुछ ऐसा करो कि चीनी और पानी के घोल को इतना गर्म करो कि लस्सी जैसा बन जाए, वो बनता है ना, जो लस्सी मिठाई में पड़ती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब उसको छानो, देखो छलनी जो आपके पास है मेम्ब्रेन, उससे छनेगा, वो नहीं छनेगा ना। अब उस पर आपको प्रेशर लगाना हो, कुछ ऐसे प्रेशर लगाओ कि वो, कुछ ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। जलेबी छानते हुए आपने देखा है कभी कपड़े में, वो खूब तेजी से दबाते हैं फिर निकलती है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको प्रेशर देना पड़ता है, ऑस्मोसिस में सिंपली निकल जाता है। अच्छा देखो और एक बात क्या होती है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक, और एक होता है सोल्यूशन। सोल्यूट जो घोला जाता है जैसे चीनी, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, दोनों को घोल के जो बने सोल्यूशन होता है। अब पढ़ते हैं भी, आपको आंसर मिल जाएगा। इफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। सही है ना, चला जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉल्वेंट आप प्योर सॉल्वेंट में आप वाटर रख लो, पार हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको भैया प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो इसलिए मोटर काम करती है ना, आरओ वाला, जो एक तो आरओ का पेपर ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा आरओ सिस्टम भी बता रहा हूँ आपको। आरओ का पानी पीते हो ना, उसमें मोटर लगी होती है, जो फिल्टर्स लगे होते हैं उनसे पार कैसे होता है वाटर, कैसे धीरे धीरे उनसे फिल्टर होके आता है, क्योंकि वो मोटर प्रेशर देती है, उसी के थ्रू तो आता है ना। तो ये सिस्टम है। अब इसमें कौन सा सही है, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये आपका बजट का क्वेश्चन है, उस टाइम के बजट का कोई मतलब है नहीं। हाँ ये शायद कुछ 9 लाख के आसपास गया, लेकिन इसको बजट, बेसिकली बजट का एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, उसमें बता दूंगा मैं आपको। हाँ अगर आप डेफिसिट देखना चाहो तो यूपी गवर्नमेंट ने 3% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा है, और इसका अगर आप वैल्यू टर्म में देखो तो 91,400 करोड़ है, ठीक। तो आपका इसमें कोई क्या सही है क्या गलत है कोई मतलब ही नहीं रखता। ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें CR राव, उस्ताद अली, जाकी हैदर, बिंदेश्वरी पाठक, इनको वो मिला था भारत रत्न, फिर MS स्वामीनाथन, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भारत रत्न मिला था, ठीक। तो ये सब क्या है, ऐसे लोग इन्होंने देश में कुछ कंट्रीब्यूट किया, देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। तो ऐसे लोगों की डेथ कब हो रही है वो याद रखने की जरूरत होती है। आप सोच रहे होगे, देखो क्या है ना, क्या पेपर, हम लोग बच्चे हैं और पेपर दे रहे हैं, तो बहुत कुछ आ जाता है बल्क में, हमें लगता है कि ये ना आए तो बढ़िया है, ठीक। ये डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है जो बुक में पूछता है, बहुत बुरा लगता है
क्योंकि एक साइड से कोई भी आप करंट की बुक ले आओ, एक एक दो दो पेज में सब कुछ दिया होता है। तो इससे हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए इनकी इम्पोर्टेंस घट रही है। अगर आप एम एस स्वामीनाथन के बारे में गूगल पे डाल करके विकीपीडिया पे आप जाकर के पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, बिंदेश्वरी पाठक, इन सब लोगों ने, चारों नाम, कितना कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को पढ़ाने के बजाय हमें मजबूरी में 20-25 लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 25 को पढ़ने से क्वेश्चन एक आ रहा है, आएगा नहीं आएगा ये भी पता नहीं हमें। तो क्या है ना, ये पेपर के लिए एक बार ऐसे ही पढ़ लिया करो आप, ठीक, पेपर देना इसलिए ऐसे ही पढ़ लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिनको आप पढ़ रहे हो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, आपसे कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, उनके बारे में पढ़ो। एम एस स्वामीनाथन की बेसिकली डेथ हो गई, उनको कहा जाता है ना, ऐसे लोग होते हैं देश के जो गोल्ड होते हैं, ठीक। ये इंडिया के लिए इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम, आज पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने में बड़ा मज़ा आता है, चाइना से हम कहते हैं कि नहीं हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके किसी भी छोर तक हमारी अग्नि 5 जा सकती है, अग्नि 4 जा सकती है। कौन ले आए मिसाइल्स वाला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि पेपर के लिए अलग से पढ़ो, एक एक करके पढ़ो, बाद में पेपर हो जाए, ठीक। तब अब देखो क्या होता है, ये कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ कि एक सीड प्रिपेयर कैसे होता है। तो सबसे पहले सिंपल सा आपको न्यूक्लियस पता होगा, न्यूक्लियस बनेगा, फिर उसके बाद ब्रीड होगा, वो ब्रीड बनने के बाद जो सीड तैयार होगा उसको फाउंडेशन कहते हैं। अब अच्छा है कि गलत है उसको सर्टिफाई करेंगे हम, तो आप आंसर देख लो क्या बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो हाँ, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वेस्ट बंगाल इंडिया में, ठीक। दूसरा कह रहा है इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन तो उसके लिए था ना, ऑयल सीड्स के लिए था, तो ये तो गलत हो गया। और साथ में जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि रॉस्कोमॉस ने जो लूना 25 मिशन, जब आपका चंद्रयान, अपना चंद्रयान 3 जा रहा था ना, अपना चंद्रयान पहले गया था, लेकिन हमको 40-45 दिन लगे पहुंचने में, और लूना को पहुंचने में 4 दिन लगता। साउथ पोल पे भी जा रहा था। उस टाइम पे हर कोई परेशान था कि सोचा तो हमने था कि पहले कंट्री बनेंगे दुनिया में जो साउथ पोल पे लैंड किए हैं, लेकिन लग रहा है पहुँच जाएगा जल्दी, ठीक। पर क्या हुआ, रास्ते में खराब हो गया, ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई उसमें, ये फिर कनेक्शन टूट गया, तो पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किसी को नहीं पता, ठीक। हाँ, इनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे ना, वो शायद पूरी दुनिया को बाद में हेल्प करते, लेकिन अभी के लिए इतना तो है कि हम पूरी दुनिया में साउथ पोल पे पहुंचने वाले हैं, साउथ पोल पे पहुंचने वाले चंद्रमा के पहली कंट्री हैं, ठीक। बाकी और कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। उसके बाद कुछ लोग शायद जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसने भी साउथ पोल पे वो मतलब अपना मिशन भेजा था, और एक बार फेल होने के बाद शायद सक्सीड भी कर गए थे वो, ठीक। तो ये है। अब ये कह रहा है कि एम एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू द मून, निगेटिव वर्ड है। अब आप बात को समझो, अगर यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन ये भी दे रहे हैं तो इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, और आपको पहला पता है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। रसिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन अगेंस्ट यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड में क्या है कि इसका एक आएगा, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये मार्स पे 2025-26 तक, सॉरी, मून पे लैंड करेंगे। कौन लैंड करेगा? ह्यूमन लैंड करेगा, ठीक। पहले कहते हैं कि अपोलो 11 में अमेरिका ने लैंड करवाया था ह्यूमन को, जो आप आज तक पढ़ते हो, एडविन एल्ड्रिन वगैरह को, ठीक। तो आर्टेमिस के थ्रू इनका प्रोग्राम क्या है यूएस का, कि धीरे धीरे करके 2030-35 तक हम क्या बनाएंगे, एक स्टेशन भी बनाएंगे वहाँ पे, ठीक। इनका ये प्रोग्राम है। तो अब रशिया और चाइना तो क्या करना है, उनको काउंटर करना है। तो रशिया चाइना भी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम मून के साउथ पोल पर क्या करेंगे, एक लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे, ठीक। तो ये दोनों एक साथ में, मतलब दोनों एक साथ में कोलैबोरेशन करके चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका पहला तो जो गलत हो गया, दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये आप खुद समझ लो। देखो 10 का 100% कितना होता है, 100 का 10% क्या होगा, 10। ऐसा समझ लो आप। ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। विंटर सीजन में मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्राई होता है, तो आपको पता है। मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है उसमें विंटर सीजन में आपका मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आता है। अब आप सोच के बताओ क्या ये सही है? तो आता है यार। वो ये नहीं कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से जो आपकी मॉनसून आ रही है, क्या आ रहा है, वो नहीं कह रहा। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में आपका मोस्ट पार्ट तो आ ही जाता है ना, ट्रेड विंड में इंडिया का, विंटर सीजन में भी। तो यही कहने की कोशिश वो कर रहा है, ठीक। तो ये सिंपल सा तरीका है। हाँ, कुछ पार्ट हैं जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन मोस्ट पार्ट की वो बात कर रहा है। कुछ ऐसे इंडिया का मैप बनाते हैं ना, फिर सॉरी, मैप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ठीक। ऐसे तो यहाँ तक आपकी वेस्टर्ली आ जाती है, बाकी यहाँ पे तो आपकी ईस्टर्ली ही चलती है ना, ट्रेड विंड ही चलती है। तो इसीलिए मोस्ट पार्ट कह रहा है, तो दोनों सही है, ठीक। अब ये भी कह रहा है विंटर में क्यों होता है, तो ईस्टर्ली विंड से क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं आपकी वो कुछ ऐसे आती हैं,
यूपीएससी वालों को मैंने जब पेपर करवाया था तो पढ़ाया था। देखो हम यहाँ कहीं पे लाई करते हैं 30 डिग्री से निकलती है और ऐसे आएगी तो कैसे किस साइड जाती है, अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने दाएं जाती हैं, ठीक। तो जब यहाँ से आएंगी तो पहले इधर दाएं किस साइड में, दाएं इस साइड जाएंगी ना। अब ओशियन से कहीं आपकी विंड आ रही है, पहले चाइना में हमारे बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, उसके बाद कहीं इंडिया में विंड पहुँच रही है, तो उसमें तो मॉइस्चर है ही नहीं, इस वजह से ड्राई रहता है, ठीक। तो आरओ का था इसलिए मैंने तो थोड़ा बहुत बता भी दिया, यूपीएससी वालों को तो बताना भी नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ रखी हैं, तो दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ये भी सही है, ठीक। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम कहाँ पे है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है। कथक अपने यूपी का है, सतारिया अपने तमिलनाडु सतारिया अपना आसाम का है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अब इसको रट्टा मार दो आप, कभी पेपर में पूछे तो ये एटलीस्ट ये चारों तो आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि बुक लेके बैठ गए बाकी को भी याद कर लिया, नहीं, पेपर में आएगा, 5 साल करवाऊंगा ना तो उसमें चीज़ें मिलेंगी आपको, नहीं मिलेंगे तो फिर बताऊंगा क्या करना है। चरकुला डांस की बात कर रहा है, चरकुला डांस उत्तर प्रदेश में होता है, ये ब्रज का डांस है, ठीक। ब्रज का डांस है, भगवान कृष्ण के लिए डांस किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो दीप होते हैं ना, कुछ ऐसे पिरामिडिकल शेप में बना करके लकड़ी का, उसमें दीप जलाए जाते हैं, ठीक। तो वो होता है, तो ये कह रहा है कि इट इज डांस परफॉर्मेंस ऑफ आवर रीजन, उत्तर प्रदेश, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इन दिस डांस वेल्ड वुमेन, वो क्या ना घूंघट लेके रहती हैं, वेल्ड वुमेन बैलेंसिंग लार्ज मल्टी टीयर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड ऑन दियर हेड डांस सॉन्ग अबाउट कृष्णा। तो भगवान कृष्ण के बारे में वो डांस गाना भी गाती हैं और डांस भी करती, ठीक। और साथ में वो जो पिरामिड होता है उसमें दिए जल रहे होते हैं, ठीक। तो ये दूसरा वाला आपका सही है और पहला गलत हो गया, तो आंसर आप खुद देख लो, मुझे लगता है कौन सा आपका आंसर 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अक्टूबर को थर्सडे है। अब यार ये मैथ के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, लेकिन अब करा देता हूँ, इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा बहुत हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। अब मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अक्टूबर को अगर आपका थर्सडे है तो नंबर ऑफ मंडे उस महीने में कितनी बार पढ़ेंगे। 25 अक्टूबर को आपका थर्सडे है तो नंबर ऑफ मंडे, तो आप एक देखो, मंडे 7 दिन में एक मंडे आएगा, 7 चौक 28, 4 मंडे तो आ गया आपका, ठीक। अब इसमें देखो मंडे आपका 25 अक्टूबर को थर्सडे, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसे आएगा, ठीक। कुछ 25 आपको क्या है, 25 को थर्सडे है, 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा, और क्या पूछ रहा है मंडे कितने आएंगे। अगर 22 है मंडे मतलब 3 मंडे तो आ चुका है, 7 तारीख 21, 3 बार मंडे तो आ चुका है ना, और 7 तारीख 21 प्लस 1 बढ़ रहा है ना, एक तो और आ रहा है, तो मंडे तो शायद एक और आया होगा, मंडे। तो इसमें कितने कितने मंडे बचे, एक तो आपका 1 को मंडे हुआ, दूसरा 8 को मंडे, तीसरा 15 को मंडे, चौथा 22 को, पांचवा 29 को, 5 मंडे बने ना इसमें आंसर आपके। ये होता है तरीका कैलेंडर करने का, बाकी ट्रिक वगैरह का समय नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नदर्न स्लोप ऑफ हिमालय हैव थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू सदर्न स्लोप। अब हिमालय में सदर्न स्लोप हमारी साइड आता है, नदर्न स्लोप तिब्बत की साइड जाता है। खुद आपको पता होना चाहिए कि किस साइड में डेंस है, ठीक। डेंस क्यों होगा, क्योंकि हिमालय की 3 रेंज यहीं पे तो हैं, चेंज, हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, लेसर और शिवालिक हिमालय, 3 तो हो गए ना। तो किस साइड में, सदर्न स्लोप पे होगा, नदर्न स्लोप पे होगा। सदर्न स्लोप हिमालय रिसीव मोस्ट रेनफॉल देन नदर्न स्लोप, ये भी सही है, और उतना अमाउंट में हम वो भी क्या कहते हैं सन रेज यानी इंसोलेशन भी मिलता है, तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को, सॉरी पहला तो गलत हो गया ना, दूसरा सही आंसर आपको खुद जाना चाहिए, ठीक। राजा राम मोहन राय वॉज एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी बंगाली वीकली। तो संवाद कौमुदी की ये राइटर थे, ये सही बात है, ठीक। अच्छा कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक याद करने के, ठीक। कैसे याद किया जाता है, आप कुछ चीज़ें याद कर लो, देखो ऐसे मीर सम, ठीक। देखो एक तरीका होता है कि एक MAHI माही, महेंद्र सिंह धोनी, कुछ आप गाना वाना माही बे वगैरह वाला उठा लो, ठीक। माही बे और ब्रह्म मीर सम कर लो, ठीक। या फिर मीर सम ब्रह्म हटा दो, आपको उतना आता है, ब्रह्म समाज कौन बनाया था, ठीक। तो वो ब्रह्म समाज ने क्या कहते हैं उसको, हाँ ब्रह्मो समाज, तो कौन बनाया था वो तो आपको खुद पता है, माही बे या फिर मीर सम ऐसे, या समीर, कोई समीर को माही बे ऐसा कुछ कह रहा है, आप खुद से बना लो। इसका मतलब क्या होता है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये एक बुक थी उनकी। ए फॉर एंग्लो, हाँ एंग्लो कुछ एक कॉलेज करके इन्होंने बनाया था। हिंदू कॉलेज 1817-25 में बनाया था। वैदिक ओरिएंटल कॉलेज 1825 में बनाया था। मीर और सम का मतलब संवाद कौमुदी, और मिरतुल अकबर, ये इनकी 2 बुक्स थी, ठीक, जो लिखा था उन्होंने, न्यूज़पेपर जो भी था इनका। तो आ गया संवाद कौमुदी, बंगाली वीकली थी, ये बंगाली वीकली थी, ये भी सही है। हिज आर्टिकल कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिश इन इट, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती थी, क्या क्या वो करते थे। अच्छा एक बात और है थोड़ा सा इसमें ना, वो देख लो, जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ना, तो जो इसमें कह रहा है कि एडिटर थे, तो
अब इसकी आंसर की तो आई नहीं, इन्होंने इस पब्लिश करने वाले थे। एडिटर एक दो लोग थे, जैसे भवानी चरण थे, ठीक, भवानी चरण ऐसे कह सकते हो, तो भवानी चरण, लेकिन भवानी चरण लिखा जाता है। भवानी चरण बंदोपाध्याय थे, और दूसरे थे डी ताराचंद दत्त, ठीक, डी ताराचंद दत्त थे, ठीक। ये दोनों इसके राइटर थे, एडिटर थे, ठीक। लेकिन अब आंसर के हिसाब से अभी देखा जाए, संवाद कौमुदी डायरेक्टली रिलेटेड तो इन्हीं से है, तो अभी के लिए हम यही आंसर मानते हैं, क्योंकि इसका आंसर की मिलेगी नहीं, और जितना मैंने रिसर्च किया कुछ यही निकल के आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें पहला कह रहा है कि फुतुह सलातिन किसने लिखा था? तो फुतुह सलातिन आपका अब्दुल मलिक इसामी, फुतुह सलातिन। और ये फुतुह कौन सा? तारीकी फिरोज शाही आपको पता होना चाहिए, कई बार यूपीएससी बाकी में भी पूछा है, तो यूपीएससी वालों को तो मुझे लगता है पता ही होना चाहिए, और पीसीएस वालों को तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो रट के बैठे होते हैं, ठीक। तो जियाउद्दीन बरानी ने, ठीक, जियाउद्दीन बरानी ने एक और बुक लिखी थी, उसका क्या नाम है? फतवाए जहांदारी, ठीक। बरानी ने दो बुक लिखी थी, एक तो तारीकी फिरोज शाही, दूसरी फतवाए बरानी, सर क्या बोल रहा हूँ, फतवाए जहांदारी, ठीक। और क्या है? खजीन उल फुतूह आमिर खुसरो ने लिखी थी, ठीक। आमिर खुसरो ने खजीन उल फुतूह लिखी थी, ठीक। अब इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत हम बातें करें, तो ये जो आपके खजीन उल फुतूह हैं, ये खिलजी के टाइम पे थे, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखा करो, ज़्यादा नहीं, खिलजी के टाइम पे थे, ठीक। और जो ये आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो कौन था? फतवाए फिरोज शाही इन्होंने लिखी थी। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनता है? फतवाए फिरोज शाही। ये किसकी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन एक मिनट में आपको देख के बताता हूँ। 1388 में भी थे, जब फिरोज शाह की डेथ हो गई थी, मतलब डेथ हुई 1388 में ना, तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई थी। फिरोज शाह के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। तो आपकी तारीकी फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बरानी ने। फतवाए फिरोज शाही लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने खुद से। फुतुह सलातिन लिखी थी अब्दुल मलिक इस्लामी ने। और खजीन उल फुतूह जो थे, खिलजी के टाइम पे थे, इन्होंने कौन सी बुक, ये खिलजी के टाइम पे थी। खजीन उल फुतूह जो है आमिर खुसरो ने लिखी थी, जो खिलजी के टाइम की बुक है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और एक आध दो अगर बातें हम देखना चाहें, तो इसका मतलब क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे फुतुह उस सलातिन का मतलब होता है, तो यार बहुत टफ होता है इन सब चीज़ों को प्रोनाउंस करना। तो फुतुह सलातिन का मतलब अगर सिंपल सा हम देखना चाहें, तो इसका मतलब होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेस लेकर के लिखते हैं। फुतुह सलातिन का मतलब होता है कन्क्वेस्ट ऑफ सुल्तान्स, ठीक, सुल्तान्स इसको कहा जाता है। कहाँ से इसमें कवर होता है? तो गजनी से लेकर के, और जो बहमनी एम्पायर था ना, उसमें ये इस बुक में मतलब इतने एम्पायर्स को कवर किया गया, ठीक। अब बहमनी एम्पायर का जो एक थोड़ी बहुत बात और बता देता हूँ, यूपी पीसीएस ने पूछा था। बहमनी का जो वो था, फाउंडर था, वो कौन था? बहमन शाह था ना, उसका अलाउद्दीन बहमन शाह नाम था। अलाउद्दीन हसन गंगू भी उसको कहा जाता है, ठीक। उसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था, उसको अलाउद्दीन हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक। ये सारी बातें। अब ये जो फुतुह सलातिन था, किसके दरबार में था? तो वही अलाउद्दीन हसन गंगू या बहमन शाह के दरबार में ये था, ठीक। बाकी और इसके बाद और कुछ इसमें मुझे खास दिख नहीं रहा, बस इतना ही हो सकता है। बाकी मैंने आपको कैसे बताई दिया, दिल्ली सल्तनत वाला पूरा पोर्शन बता दिया। कहीं दूसरा मिलेगा तो उसके भी बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। मुझे लगा जो थोड़ी बहुत एक आध जानकारी हो सकती है किसी बुक के बारे में, या क्यों बनाई गई थी, तो उससे आपको ज़्यादा याद रहता है। जैसे फुतुह सलातिन के बारे में आपको समझ में आया, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि उस टाइम पे कौन रहा होगा। तो अब्दुल मलिक इसामी जो रहा होगा, वो इनके दरबार में था। किसके? जो बहमनी एम्पायर था, बहमनी एम्पायर का फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन गंगू, ठीक। या अलाउद्दीन हसन भी कभी कभी लिख के आता है, यूपी पीसीएस ने एक बार ऐसे लिख के परेशान कर दिया था, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विद क्लोज्ड ग्लास विंडो एंड डोर्स इज सेफ फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। क्यों? एक्चुअली क्लोज्ड कार बिहेव लाइक अ हॉलो कंडक्टर, सो चार्जेस कैन नॉट एंटर इनसाइड द कार। आंसर इसमें खुद ही दे रखा, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर भी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राइन रिवर ऑफ यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? राइन रिवर इज इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नदर्न जर्मनी। आप देखो, ऊपर की तरफ आपकी ऐसे जर्मनी होती है, ठीक। ऊपर की तरफ आपकी जर्मनी, ये फ्रांस है, और ये आपकी जो रिवर है, ये आपकी नॉर्थ सी में जाती है, लेकिन कुछ ऐसे गिरती है, देखो ये कुछ ऐसे जाती है, ठीक। अब आप बताओ, ऊपर वाला जर्मनी है, नीचे वाला फ्रांस है, सदर्न जर्मनी है कि नदर्न जर्मनी है? आपको खुद आंसर आना चाहिए कि ये सदर्न जर्मनी है, और फ्रांस जो है वो नदर्न जर्मनी है। और पोर्ट रोटरडम जो है, पोर्ट ऑफ रोटरडम, तो रोटरडम वैसे भी क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल है, लोकेटेड इन एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो कुछ ऐसे निकल के जाती है और नीदरलैंड के पास
वह नॉर्थ सी में ड्रेन करती है खुद को, ठीक। तो रोटरडम का पोर्ट तो इस पर बना हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, फॉरेस्ट ब्लैक माउंटेन आपने नाम पढ़ा है? एक ब्लैक माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, एक फॉरेस्ट ब्लैक, ये माउंटेन कहाँ पे है आपको ये बताना है। आंसर में जर्मनी में है, फ्रांस में है, और ये ब्लॉक माउंटेन है या फिर फोल्ड माउंटेन है, ये आप कमेंट में बताओ मुझे। अगला जब वीडियो आएगा उसको मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में आप बताओ। ये क्वेश्चन आया तो था, आप क्या ही बताऊँ इसका। एक साउथ में मूवी भी इस पे बनी है, रुद्रमा देवी नाम कुछ करके। ये जो काकतीय डायनेस्टी थी ना, काकतीय डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर है माने जाते हैं प्रोला सेकंड को इसके फाउंडर माना जाता है काकतीय डायनेस्टी के, ठीक। लेकिन अब क्या होता है कि इसके जो पहले माने जाने जो किंग बने थे, जिनको आप मानते मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे देखो गुप्ता एम्पायर के बारे में पूछूं, श्रीगुप्त के बारे में आपको कुछ मालूम होगा? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड सबके बारे में मालूम है, श्रीगुप्त नहीं। वैसे प्रोला सेकंड का कुछ हाल था, ठीक। तो इनको एक किंग नहीं माना जाता है, ठीक। इन्होंने फाउंडर थे, बस इतना माना जाता है। पहले किंग इसे कौन माने जाते हैं? रुद्रदेव। पहले किंग कौन से थे? ढंग से लिखता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक, भले टाइम लगे तो क्या। पहले किंग कौन से थे? तो पहले किंग आपके रुद्रदेव, ठीक। कब से कब तक? ये थे आपके 1158 से कुछ 1192 तक, ठीक, 1192 तक। रुद्रदेव के बाद कौन आता है? महादेव। अब ये टाइम लाइन इनकी मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है कुछ याद करना, क्योंकि फिर याद नहीं कर पाओगे। तीसरे कौन आते हैं? तो तीसरे आते हैं गणपति देव। अच्छा, रुद्रदेव को प्रताप देव भी कहा जाता है, ठीक। उनका प्रताप देव, रुद्रदेव कुछ प्रताप करके नाम था, तो उनको हम प्रताप देव भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है रुद्रमा देवी। ये बेसिकली क्वीन थी, प्रिंसेस थी, बेसिकली ऐसा मानो प्रिंसेस थी, क्योंकि जो गणपति जी थे उनकी आप मूवी भी देखोगे, वो जो बनी है साउथ में, कुछ अच्छी मूवी देखा करो जिसे आपको हिस्ट्री से रिलेट हो। तो वो क्या था, उनके राजा के पुत्र हो नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इनको पुत्री को ही पुत्र के रूप में पाला। फिर बाद में राज्य वगैरह में जो पता चला, तो आसपास के राजा लोग ने वो सब किया, बाद में फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई। तो कई लोगों को तो इन्होंने सेटबैक दिया था, ठीक, अच्छा खासा सेटबैक दिया था। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी की बात मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों को अच्छा खासा सेटबैक दिया था, और काकतीय डायनेस्टी के कुछ पार्ट को इन्होंने लोगों से रिकैप्चर किया था। ये सारी बातें होती। पहले रुद्रदेव, प्रोला का नाम हटाओ अभी, पहले रुद्रदेव, दूसरे महादेव, तीसरे गणपति, चौथे रुद्रमा देवी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी पहले आप लिख लो और ये इतना काम कर लो, ठीक। एक बात और है, 1301 में 1301 में क्या हुआ था कि प्रतापपुरा सेकंड वहाँ के किंग थे, ठीक। प्रतापपुरा, अब देखो सॉरी, हाँ, प्रतापपुरा सेकंड वहाँ के जो किंग थे, किसके? काकतीय डायनेस्टी की। उन पे अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और हरा दिया था, ठीक। उससे पहले नहीं हरा पाया था, लेकिन 1301 में अटैक किया, बाद में 1-2 साल में उनको हरा दिया, ठीक। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अब पहला उसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, इतना था, अब इतना नोट डाउन कर लो आप। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रुद्रमा वाज 4th इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल। जब पहले मैंने इन सारी चीज़ों को देखा ना, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन देखते यार कि प्रोला तो इसके फाउंडर थे, तो कैसे चौथे हो सकते? फिर थोड़ा डीप एनालिसिस करने के बाद समझ आया, और क्योंकि आंसर की नहीं आ रही तो कुछ आप कंफर्म बता भी नहीं सकते हो, लेकिन जितना बुक से बाकी चीज़ें समझ आया, तो हाँ, रुद्रमा जो थी वो काकतीय डायनेस्टी की चौथी इंडिपेंडेंट रूलर थी, ठीक। सी डिफीटेड पांड्या ऑफ साउथ तमिलनाडु, इन्होंने डिफीट किया था, कुछ रिकैप्चर किया था एरिया। ईस्टर्न गंगा रूलर ऑफ ओडिशा एंड सेना रूलर ऑफ देवगिरी के जो सेना रूलर थे ना, सेना डायनेस्टी, उनको। तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि सबको हराया था, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से रिकैप्चर किया था, और इनके टाइम पे इन लोगों का क्या था, जब तक रुद्रमा देवी वहाँ की किंग मान के चलो आप, ठीक, जब तक वहाँ की क्वीन नहीं, किंग मान के चलो आप, किंग थी ना, तब तक क्या हुआ था, ये काकतीय डायनेस्टी का एक भी पोर्शन ले नहीं पाए थे, कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आप ये भी मान सकते हो, और शायद थोड़ा सा देखो, कंप्लीटली आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि ये सही भी है। ये एक हिसाब से गलत भी लगता है, एक हिसाब से सही भी लगता है। तो आंसर की है नहीं, तो अभी के लिए हम इसको सही मानते हैं, ठीक। और मुझे अगर मुझसे पूछो आपकी क्या राय है मेरी, तो मुझे लगता है कि दूसरा आप इतना कह नहीं सकते हो कि बिल्कुल सही है, ठीक। क्योंकि इतना तो लोगों को हराया भी नहीं था, कुछ लोगों से कैप्चर किया था, कुछ लोगों को उन्होंने सेटबैक नहीं दिया था, उनसे प्रॉपरली फाइट किया था। तो हराना कैसे आप कह सकते हो? फाइट का मतलब ये होता है कि जब दोनों इक्वल पे हो, तो कहाँ से हराया आपने? वो तो टाई हो जाता है, टाई जैसे मैच होता है ना, तो वैसे हो गया ना। जब तक कोई दूसरे का लैंड कैप्चर ना करे, तब तक कहाँ से आपने किसी को हराया? तो या फिर आप कुछ ऐसा अटैक करो जहाँ से आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा नुकसान हुआ, तो ये थोड़ी चीज़ें कम मानता हूँ मैं, ठीक। बाकी
आंसर की तो है नहीं कि और इसके बारे में कुछ और बता सकूं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन पंतनगर उत्तराखंड 1960, बिल्कुल सही आंसर। ड्यूरिंग 1905 टू 1901 टू 1905 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस वर इस्टेब्लिश्ड एट कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लालपुर एंड कोयम्बटूर, दोनों सही हैं। इसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है, दोनों सही हैं। फिर कह रहा है ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, वो AMTM आपको मालूम होगा। दोनों में जी आता है, मेघालय एंड मिजोरम, GNZ वाला कॉन्सेप्ट रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई एक गेम हुआ था 2023 में, हांगझोउ एशियन गेम्स, तो आपको इस टाइम पे क्या तैयार करके जाना है, ओलंपिक भी तैयार करके जाना। क्यों? क्योंकि 2023 का ये पेपर है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ऐसा मान के नहीं चल सकते आपकी 8 साल की पिछले 8 महीने की क्वेश्चन को ये उठाएंगे, तो थोड़ा सा भी आप ये ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी उठा के ले जाना, और कुछ जो ओपन वगैरह होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, या फिर ऐसा कोई गेम हुआ हो, तो ये सब आप पढ़ के जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक एसिड या विटामिन B1 बेरी बेरी, और इससे आप नाइट ब्लाइंडनेस, ए फॉलिक एसिड एनीमिया, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में पहला ऑप्शन कह रहा है एज हैज़ बीन डिटरमाइंड इन प्री प्राइमरी 3 to 5, नो 3 to 6 होता है। देखो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ना, उसमें क्या है, एक होता है 3 साल तक तो आप कुछ कराओगे नहीं, ठीक, 3 से 6 साल का होता है आपका एक मतलब प्री प्रिपरेटरी होता है, ठीक, या प्री प्राइमरी आप मान सकते हो, ठीक, प्री प्रिपरेटरी उसको कहते हैं, ठीक। तो 3 से 6 साल के लिए आप उसको कितना पढ़ाओगे, वो जो आपका 1 तक जाने के लिए होता है, LKG UKG वो सब पढ़ाओ, ठीक, खेल वोल कराओ, खिलौना वगैरह दो उसको, ठीक, 3 से 6 साल के लिए, 3 से 5 नहीं, 3 से 6, ठीक। उसके बाद 6 से 8 साल के लिए आप क्लास 1 एंड क्लास 2 दो क्लास आप उनको करवाओगे, ठीक। उसके बाद जब वो 8 साल के हो जाएं, उसमें से 6 से 11 का जो होता है प्राइमरी लेवल होता है, ठीक। 8 से 11 3 क्लास और कराओगे आप, 3, 4th एंड 5th, तो ये प्राइमरी लेवल जो होता है 6 to 11 ईयर के लिए, और ये 3 to 6 ईयर के लिए। आप सिंपल सा समझ लो ना, क्वेश्चन खुद ही कभी कभी ना, क्वेश्चन इटसेल्फ गिव्स यू द आंसर, ठीक, ये कभी कभी खुद ही आंसर दे देता है आपको। कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, जैसे पढ़ाता रहूँगा आपको आंसर मिलेगा। जब प्री प्राइमरी 3 से 5 साल है और प्राइमरी 6 से 11 है, तो बीच का 1 साल कहाँ गया, आप खुद से सोच के बताओ ना, ऐसे सोचा करो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कि जब UPSC टाइप की स्टेटमेंट देने लगे ये लोग, तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, ठीक, ये करके नहीं बैठ सकते आपकी आएगा तभी करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज, फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ कोल रानीगंज में कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। 17, ये PYQ का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए, 1774, ठीक। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड आपकी बनी थी 1975 में, ठीक। फिर आपका आता है नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस का नेशनलाइजेशन आपका इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था 1972-3 में, ठीक। उसके बाद आपका आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, ये हुआ था 1956 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप खुद से बना लो। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं, ठीक। अगर पैसा लगा तो 85 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक, क्योंकि बहुत बोल चुका हूँ, 1-1.5 घंटे बेकार चला गया। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इस बायोम विद द डेंसिएस्ट एंड हाईएस्ट बायोम्स, ठीक, सॉरी बायोम्स क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं है ना ये, बायोमास। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं लंबे होते हैं पेड़, उसमें उनकी टॉलेस्ट, मुझे लगता है वन ऑफ द टॉलेस्ट जो वो होते हैं ना ट्रीज होते हैं, वो आपको इक्वेटोरियल में मिलते हैं, और डेंसिएस्ट भी उतने होते हैं, वो फोलिएज ऊपर जाकर उनके फोलिएज का मतलब जो घने होते हैं ना ऊपर जाके वो घने हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हाईएस्ट बायोमास भी इनका होता है, तो हाईएस्ट बायोमास, सॉरी, इनका हाईएस्ट बायोमास नहीं होता, ठीक। बायोमास का मतलब होता है कि इनकी जो वेट होती है ना, बायोमास का मतलब होता है बायोटिक जो इनका मास होता है, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, इनका मास जो होता है, आप वेट जो इनका होता है वो हाईएस्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। अगला कह रहा है देयर इज अ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही पहला गलत है, आंसर आपको ढूंढ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के लिए कुछ ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए हैं। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो ये भी थी, और एक और थे जोडू नाथ, ठीक, जोडू नाथ बोस, ठीक, ये 2 लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे, ठीक। कह रहा है सीताराम वॉज हिज लास्ट नॉवेल, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की ये लास्ट नॉवेल थी। कुछ और नॉवेल इनकी हम बात कर लेते हैं, और रटो आप जो बता रहा हूँ उसको याद करो, ठीक। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, ये तो UPSC में इतना मिल जाता है, ठीक। अब इसके बाद आपका आता है कपाल कुंडल, ठीक। कपाल कुंडल के बाद आता है
विष वृक्ष, वृक्ष वृक्ष मतलब होता है द पॉइजन ट्री, ठीक। ये विडो रीमैरिज को के लिए लिखा था, विडो रीमैरिज के ऊपर उन्होंने लिखा था कि विष वृक्ष है, मतलब विडो की रीमैरिज हो नहीं रही इसलिए उसको उन्होंने लिखा था कि विष वृक्ष है, ठीक। तो अब इसमें कौन सा सही, दोनों सही है, आंसर आपको मिल गया। देखो आंसर का क्या है, जो बता दे रहा हूँ उतना पढ़ लो, आंसर आपको ढूंढ लिया करो, मैं लगवाना भूल जाता हूँ मान लो, तो देख लो। अब देखो जिसका भी पेपर है उसने खुद ही कुछ चीज़ें डाल रखी है। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन सही बात है, 1969 में हुआ था 14 बैंक, ठीक। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 6 बैंक हुए थे 1980 में। फिर क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक 1975, नाबार्ड 1982। ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पिन बैंकिंग में पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पिन बैंकिंग के लिए बात करा, ठीक। तो जब आप कुछ भेजते हो तो पोस्टल वाला सिस्टम लगेगा ना। अभी क्या है, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दो टाइप का पिन होता है, एक पिन कोड आप बताते हो, उसमें जो पिन में पी का मतलब होता है वो पोस्टल होता है, ठीक, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, ठीक। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखता हूँ इसीलिए कि ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, ठीक। और पैन आप जानती हो, जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन दिया है ना, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, पैन का होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक, पैन का मतलब PAN। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन था कि SCO जो है ना, SCO की जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज ने, उन्होंने बनारस को फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2023 के लिए माना था, ठीक। तो ये SCO का था, उस टाइम का करंट था, तो 2024 में पूछ लिया। ये केवल इसी में नहीं और किसी पेपर में भी पूछा था, तो बस इतना ही इसके बारे में। और हाँ, थोड़ा SCO के मेंबर वगैरह बात करने कहो तो SCO में कितने मेंबर हैं, ये एक आध दो बातें हैं तो कर लेते हैं उतना। SCO 2001 में बना था, ठीक। अब SCO का मेन मेंबर कौन है, चाइना ने बनाना स्टार्ट किया था इसको, ठीक। SCO क्या है कि एक रीजनल सिक्योरिटी का एक ग्रुप है, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, इसमें नाम के लिए रीजनल सिक्योरिटी है, ठीक। रीजनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वहाँ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ऐसा है कि कुछ ऐसे, इस ग्रुप को कुछ ऐसा मानो कि रीजनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए बना है। यहाँ पे पूरा सपोर्ट देता है चाइना पाकिस्तान को, कुछ ऐसा मानो, लेकिन हाँ वैसे रीजनल सिक्योरिटी के लिए बना है, ठीक। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 10 मेंबर है इसके, कौन कौन से, एक आप उसके जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना 5, उनमें से एक को हटा दो, बाकी इंडिया है तो पाकिस्तान है, चाइना है तो रसिया है, 2 ये हो गए, 4 तो यही हो गए, और 4 वहाँ से, 2 एक आपका रहेगा ईरान, और एक और है, ठीक, एक और कंट्री है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हाँ एक कंट्री और है उसमें। तो आप जाके SCO का अभी के भी याद कर लो, मैंने नहीं तो अब उसमें कहाँ ढूंढने जाओगे, मैंने PYQ में पढ़ा है UPSC वालों में, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, लेकिन इतना तो आसान है नहीं। हाँ G20 की बात करें 1989 में बना था। पहले क्या था, ये कुछ मिनिस्टर्स का, फिनेंस मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं उनका ग्रुप्स था, फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे RBI गवर्नर्स वगैरह मिलने लगे, फिर 2008 में इसको ऐसा कुछ ग्रुप बनाया गया कि चलो एक ढंग से चीज़ें अब इसमें स्टार्ट करते हैं। अब G20 के बारे में आप जानते हो कैसा ग्रुप आपके लिए बन गया है वो। इसमें क्या है ना, 85% वो GDP पूरे वर्ल्ड वाइड कवर करता है और 75% ट्रेड को कवर करता है, ठीक। 2023 में हमारे कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, 24 में ब्राज़ील में हुआ था। इस टाइम पे किसको मिला है, इस टाइम पे किसको मिला, ये करंट का है 2025 के लिए, तो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग को मिला, ठीक। साउथ अफ्रीका को मिला 2024 की प्रेसिडेंसी इसकी, ठीक। अब SCO हो गया, एक कौन सा और रह गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान रह गया। अच्छा देखो UPSC ने 2025 के पेपर में आसियान के बारे में पूछा है, एक पेपर वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा था, लास्ट में बना नहीं पाया, उसके लिए आज भी मैं मतलब सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। मैंने सोचा था कि ये सारे जो है ना, ये कुछ ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, उनके बारे में छोटा सा वीडियो बनता 15-20 मिनट का, उससे बहुत काम हो जाता आपका। 1967 में बना था इसका, फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर में, ठीक। और इस ग्रुप में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो आपका USA, जापान, ये लोग हैं, ठीक। ये चाइना डोमिनेटेड नहीं है कुछ। इस टाइम पे इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू लाया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी पूछे ना, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी पूछे तो भी आप इसको यही मानेंगे कि आसियान के बारे में पूछा है, ठीक। मेंबर इसके कुछ इस टाइम पे, पहले तो मेंबर आप खुद चेक कर लेना, मैं ऐसे कुछ रफली नहीं बताऊँगा, तो कुछ क्योंकि बदलते रहते हैं ना, पहले 67 मेंबर थे, ठीक। अब ज़्यादा हो गए होंगे, या फिर 62 मेंबर थे, तो थोड़ा सा जो एक आध पॉइंट रह जाता है वो खुद भी देख सकते हो आप, ठीक। क्योंकि इतना तो ध्यान में नहीं रहता कि क्या अब मेरे पास मान लो है भी, अब खुद से याद नहीं आ रही हैं चीज़ें तो कहाँ से बताऊँगा, फिर उतना फिर जा करके बुक खोलो या कुछ भी जहाँ से, ये अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको पहले लिख दिया UPSC अनस्क्रिप्टेड, जो छूट रहा है वो खुद करो, बता दूंगा लेकिन ये करना है, फालतू की चीज़ें नहीं। अगला क्या है, सैलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सैलाइन सॉइल जो है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको भी पता है।
सैलाइन सॉइल हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। तो पुअर ड्रेनेज होता है और ड्राई क्लाइमेट होता है। ड्राई क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, कुछ सोच के बताओ। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर भी तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। 4 महीने बारिश हुई, 8 महीने खूब टेम्परेचर है, तो वाटर एवोपरेट कर जाता है। एवोपरेट करेगा तो सैलिनिटी तो उसी में रह जाएगी ना। तो जो सैलाइन सॉइल होता है वो इसी वजह से वो पुअर होता है, न्यूट्रिएंट पुअर, जैसे उसमें ह्यूमस नहीं होता है और साथ में उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इस वजह से वो कल्टिवेबल होता नहीं। तो दोनों सही है ऑप्शन आपकी इसमें। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अब इससे क्या आपको पता चलता है, सॉइल्स के बारे में आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल्स उसमें क्या होता है। तो मैक्सिमम जो सॉइल्स होती हैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एलुवियल सॉइल पूरे इंडिया के लगभग 40% सॉइल का हिस्सा है, ठीक। एक बात तो ये आप याद रखो, एलुवियल सॉइल और मैक्सिमम जितनी भी सॉइल मिलेंगी उसमें सब में आपको ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डिफिशियंट मिलेगा, पोटेशियम रिच मिलेगा, ठीक। अब बाकी मैग्नीशियम, सिलिका वगैरह का आप खुद से पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। आप देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायरेक्ट आंसर हो 1 2 3 4 ऐसा कुछ लग रहा है यार। 140 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपको 80 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं यूपीएससी टाइप वाले, भले उनका लेवल इतना डिफिकल्ट ना हो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ रहा है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं अफोर्ड कर सकते हो आप यहाँ पे। बुरहानुल मुल्क सादत खान, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा सादत खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, है सही। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ही टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स वाला अगर आपने पढ़ा हो तो आपको थोड़ा बहुत मालूम हो जाएगा। सैयद ब्रदर्स कौन से थे, दो नाम आते हैं इसमें, सैयद ब्रदर्स में दो नाम आते हैं। एक तो आता है अब्दुल्ला खान बरहा और दूसरा आता है हुसैन खान बरहा। इसने क्या किया था, इनको किंग मेकर कहा जाता है, अब्दुल्ला खान और दूसरे होते हैं हुसैन खान, ठीक। इन दोनों को किंग मेकर कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था पता है, इनको 1720 में कौन मरवाया था, मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह और निजाम ने, ठीक। मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क ने, सॉरी मोहम्मद शाह प्लस निजामुल मुल्क। मोहम्मद शाह कहाँ का था, कुछ है आपको पता। अब मोहम्मद शाह बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये जो मोहम्मद शाह हैं ये कौन से हैं, ये मोहम्मद शाह आपके जो उस टाइम पे औरंगजेब के बाद जो अलग अलग किंग्स आए थे ना मुगल सल्तनत की, वो हैं, ठीक। निजामुल मुल्क कहाँ का है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो क्या होता है ना, फर्रुख सियार को चाहिए थी गद्दी, ठीक। तो इसने क्या किया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, बहादुर शाह के बाद फिर जहांदर शाह आया, फिर फर्रुख सियार आया। तो फर्रुख सियार ने क्या किया, उसने किल किया किसको, सैयद ब्रदर की मदद से जहांदर शाह को किल किया, ठीक। आप स्टोरी सुनते जाओ, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांदर शाह आया, फिर फर्रुख सियार चाहता था कि मैं खुद राजा बनूं। उसने क्या किया, इन सैयद ब्रदर्स की दोनों की हेल्प से जहांदर शाह को मार दिया। अब इसके दिमाग में और क्या बातें आती हैं, इसके दिमाग में अब ये क्या कब हुआ, 1717 के आसपास, ठीक। फिर इसको क्या उसने क्या किया, सॉरी हाँ, जहांदर शाह आया, फिर जहांदर शाह के बाद फर्रुख सियार आता है, ठीक। तो जहांदर शाह को फर्रुख सियार ने नहीं मारा था, थोड़ी एक कन्फ्यूजन हो गई। बहादुर शाह, जहांदर शाह के बाद फर्रुख सियार आता, जो फरमान जारी किया था उनके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब क्या होता है, मोहम्मद शाह बनना चाहता था, ठीक। मोहम्मद शाह जो था, कौन सा, जो मुगल सल्तनत का राजा था आगे आने वाला, उसने क्या किया, सैयद ब्रदर्स की मदद ली। उसने कहा फर्रुख सियार को मरवाने में मदद करो, मुझे किंग बनाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, ठीक है। फर्रुख सियार को मरवाने में मदद की, मार दिया, मोहम्मद शाह राजा बना। अब उसको ये डर सताने लगा कि क्या होगा जब मैं फर्रुख सियार को मैं कहूँ कि फर्रुख सियार को मार दूँ तो इन्होंने मरवा दिया, तो कोई और कह के मुझे भी तो मरवा सकता। तो उसने क्या किया, निजामुल मुल्क खुद से और ये सादत खान वगैरह की मदद ली और अली ब्रदर्स को ही मरवा दिया। मतलब जो किंग मेकर से ना 1720 में उन्हें ही मरवा दिया, ठीक। तो थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन एक बार में हो गई थी, वो कन्फ्यूजन मत लेके बैठना, जो दोबारा से मैंने क्लैरिफाई किया वो लेके बैठना, क्योंकि क्या है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी कभी भूल जाती हैं, ठीक। और उसीलिए थोड़ा सा मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करके लगा के रखता हूँ एक जगह कॉपी पे। अब उसमें क्या है, फिर देखते रहो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाती है। तो ये है, तो अब कह रहा है कि टुक पार्ट अगेंस्ट, तो हाँ सही है, दोनों सही है इसमें। आप बहुत डीप जाओगे, ढूंढते रहो गूगल पे, इतना आसानी से मिलता नहीं सादत खान, कि सादत खान भी इसमें शामिल था, आपको यही दो मिलते हैं, मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क, ठीक। लेकिन ये भी इसमें शामिल था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कुछ 1 घंटे 15-20 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि पहले में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था यूपीएससी और बाकी सब स्टूडेंट को कुछ चीज़ें बताई थी, तो 10-15 मिनट ऐसे चला गया है ये, और 85 क्वेश्चन इसमें करवा पाऊंगा। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा 100 कंप्लीट करवा दूँ, 2 वीडियो ही बनेगा, भले ही बड़ा वीडियो बने, ठीक। राबी क्रॉप्स इन इंडिया आर प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, ठीक। अब राबी क्रॉप्स की खेती तो होती है, ऐसा तो सही है ना, और कहाँ पे होती है, यूपी, ईस्ट वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, यही सब राबी क्रॉप्स होती हैं।
दूसरा कह रहा है द सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप्स इन दिस स्टेट डिपेंड ऑन द रेन ड्यू टू ईस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग विंटर। वही ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की बात, सॉरी क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंड इन्हीं पे करता है ये, ठीक। आपको हो सकता है कि कहीं कुछ आंसर की ऐसे मिले जहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी है, पर यार आंसर की आई नहीं है, और आंसर की आ जाती तो एक बार मतलब यूपीपीसीएस के नीचे, यूपीपीएससी के नीचे मैं झुक सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, ये हेल्प करता है। ये कह रहा है कि डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ राबी क्रॉप इन दीज स्टेट डिपेंड्स ऑन दिस, ऐसी रेन पे डिपेंड करता है। तो भैया अगर आपको पढ़ना है ना, ढंग से जाके पढ़ लो। जो इरिगेशन के लिए ना 80% जो वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है इंडिया में टोटल वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड ये सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में टोटल मोर देन 80% ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ इरिगेशन। तो भैया कहाँ से इस पे आ गई, आप सोच के बताओ ना। तो ऐसे क्वेश्चन भाई यूपीएससी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये गलत है, और यूपीपीसीएस भी इसका आंसर जहाँ तक यही सही देगा, लेकिन अभी आंसर की तो इसके आने वाले है नहीं। बाकी आपको जो मानना है मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही इसका आंसर सही बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन मुझे जितना सही लगता है मैं आपको बता रहा हूँ विथ रीजन, मैं आपको कारण दे रहा हूँ किसी भी चीज़ का। कुछ बात रीजन ऑफ रसिया, किस लिए आयरन स्टील की बात करा तो आयरन कोल, सही बात है। दूसरा कह रहा है नोवोरिस्क इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ दिस रीजन, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 50 आने वाला, थोड़ी सी चैन की सांस लेता हूँ, वीडियो आज यहीं पे एंड करूंगा, ठीक। इन अक्टूबर 1940 गांधी जी गिव अ कॉल फॉर लिमिटेड सत्याग्रह बाय फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल। तो आपको पता ही होगा पहले कौन से थे, तो पहले विनोबा भावे, दूसरे नेहरू जी। अब तीसरे कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, पीपीएससी में आया है, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो, कि ये मैंने शायद छोड़ा है, ठीक। छोड़ा नहीं है, कुछ तो कमेंट करके बताओ आप लोग। द सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो दैट टू इम्ब्रेस ब्रिटेन्स वॉर ऑफ एफर्ट। अब देखो इसमें क्या है, इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, सो दैट टू इंक्लूड एसिमिलेट, कि वो ब्रिटेन के वॉर एफर्ट को हम अपने साथ मिला सकें, या फिर कुछ ऐसा कर सके कि ब्रिटेन को जो युद्ध प्रयास हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं, हिंदी में आप पढ़ के देखो, यह सत्याग्रह, कभी कभी हिंदी में पढ़ा करो, लेकिन यूपी हर कोई जो भी कमीशन होता है इंग्लिश वाला ही मानता है, ठीक। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, यहाँ पे सही है, युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, लेकिन इसलिए रखा गया था ना इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक तो ये मत मानो कि हम चुप बैठ गए हैं, दूसरा ये भी नहीं है कि आप कहीं किसी के साथ वॉर कर रहे हो तो पीछे से हम बैक स्टैप करें, ठीक। हम पीछे से आपको नहीं मारेंगे, सामने से लड़ाई होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम शांत बैठ गए हैं या हम आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, ठीक। तो हिंदी के हिसाब से दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेन भी करा है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिपिन चंद्रपाल, ही वॉज ब्रह्मो समाज लीडर एंड सोशल परफॉर्मर। तो बिपिन चंद्रपाल जो थे ना, लीडर थे ब्रह्मो समाज के, बाद में ब्रह्मो समाज में शामिल हुए थे। अ वीकली मैगजीन वॉज नेम्ड अ न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड। न्यू इंडिया इनकी एक वीकली मैगजीन थी जिसको ये पब्लिश करते थे, ठीक। अब देखो दो बातें हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक। जब एक बार आप पढ़ते हो ना तो कहीं पे ऐसा नहीं मिलता ये ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे, लीडर थे कि नहीं थे ये नहीं पता चलता। तो अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं कि एसोसिएटेड थे या फिर लीडर थे, ऐसा, क्योंकि आंसर की तो हमारे पास है नहीं। सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं नहीं। और दूसरी क्या है, अब वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वॉज पब्लिश, तो दोनों सही हैं इसमें। ये न्यू इंडिया कौन चलाया था, आपको आप सोच रहे होगे कि न्यू इंडिया किसने चलाया था। जो न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने चलाया था वो न्यूज़पेपर था, ठीक। जो इंडिया न्यू इंडिया सॉरी जो कौन सी बुक थी, हाँ, एनी बेसेंट ने जो चलाया था वो किसकी थी, मतलब न्यू इंडिया वो न्यूज़पेपर था, और ये वीकली मैगजीन है, ठीक। तो ये न्यू इंडिया इनकी है, साथ में इनकी कुछ और बुक्स हैं। स्वराज लिखो आप, स्वराज, आवर रियल डेंजर, ठीक, और द ट्रिब्यून, ठीक। ये इनके कुछ बुक्स या फिर मैगजीन्स वगैरह हैं, ठीक। तो दोनों सही मेरे हिसाब से अभी के लिए भाई, इसको दोनों सही मानता हूँ मैं। मुझे भी एक बार लगा कि इसमें दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि न्यू इंडिया तो किसी और की, लेकिन इसमें वीकली मैगजीन तो आप देखो ना, वो न्यूज़पेपर था, ये वीकली मैगजीन्स हैं। तो ये, और आपको अगर आप गूगल पे भी कुछ सर्च कर रहे हो ना तो 4-5 बार अलग अलग नाम डाल के सर्च करना। जब आप डालोगे बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया तो उसमें लिख के आएगा कि पहली बार किसने किया था, तो इन्होंने किया था। और वैसे डालोगे न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट करके आएगा। तो दोनों को आप ढंग से समझ के फिर ही इसके बारे में सोचना। मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, अगर आपको भरोसा है तो आप मान सकते हो। कुछ भी मैं फालतू का इधर उधर को ढूंढ के नहीं लाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 9 घंटे लगते हैं एक पेपर को करने में, ठीक। एक पेपर को करने में इससे कम टाइम मुझे लगता था यूपीएससी का करने में, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव भी सब कुछ है।
ठीक। और यूपीएससी का ये मतलब नहीं है कि यूपीपीसीएस की चीज़ें नहीं हैं या नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन यूपीपीसीएस यार चकमा दे देता है हर बार। अब बनारस रिवेलियन पूछ लिया उसने, 2021 का पेपर आप उठा के देखो। बनारस रिवेलियन मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में किसने भी पढ़ रखा है, यूपीपीसीएस में इतनी आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाता है। बुक्स तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की सेम ही होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि आप यूपीपीसीएस में जो लोग पढ़ते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, यूपीएससी वालों को कुछ पर्सपेक्टिव और होता है। लेकिन मुझे लग रहा है अब कि यूपीएससी से आपको थोड़ा थोड़ा यूपीपीसीएस में लाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो, आपके सामने सब कुछ रखा है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हाँ अगर सेंट्रल लेवल का है तो उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, स्टेट लेवल का है तो उसके अपने दायरे होते हैं, कैसे पेपर बनाना है, कितनी कट ऑफ जाती है। यूपीएससी में 85-86 नंबर पे भी आप क्वालिफाई कर जाते हो आउट ऑफ 200। यहाँ पे आप 150 में से अगर आपके 110 भी आ रहे हैं तभी क्वालिफाई नहीं करते हो, 40 नंबर कम है आपके, 125-26 तक कट ऑफ जा रही है। सॉरी 150 नहीं होता, 200 होता है ना, 200 में से आपको 125-26 तक कट ऑफ। आप देख लो यूपीपीसीएस की कट ऑफ क्या गई थी 2024 की, 24 की कट ऑफ गई थी, 23 में जो हुआ था इससे पहले, तो कट ऑफ सोच लो उसकी क्या गई थी, 128-129 तक कट ऑफ गई थी। तो ये दोनों के अपने अपने दायरे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है बरौनी कहाँ पे है, तो कैसे आप ढूंढोगे, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन करते रहोगे, आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। बरौनी क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, ये है आपकी कहाँ पे, आसाम में, ठीक। कहाँ पे है बरौनी, तो सोच के बताओ ना। ये टाइम होता है एक एक करके आप कैसे ढूंढो कुछ ऐसा कि कुछ आपको मिले। यहाँ पे साउथ इंडिया का या फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट का मिल रहा है। अब बोंगई गांव कहाँ पे हो सकता है, बोंगई गांव से आप कुछ तो लगाओ। मुझे लगता है कोयाली, बीना और बरौनी, बीना और बरौनी तो सेम है, कोयाली आप देखो थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, तो बोंगई गांव मुझे लगता है आसाम लगा सकते हो आप, बरौनी तो बिहार वाले तो ऐसे लगा देंगे, ठीक। बीना का क्या है आपका, कोयाली मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा लग रहा है, तो गुजराती टर्म तो नहीं रख सकते आप, लेकिन नॉर्थ इंडिया से थोड़ा अलग है इसका वर्ड, ठीक। और आपका बीना मध्य प्रदेश है, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप करते रहोगे ना पीवाईक्यू के, तो ये कुछ अब जैसे 4 रट लो, ये कभी पूछ ले तो कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ते हैं। हाँ फिर कह रहा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, उस टाइम का क्वेश्चन था, लेकिन अब हाँ 51 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, चलो 51 करके ख़त्म करते हैं। अब ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस लिए आई थी, वुमेन फार्मर्स के लिए, जो अब महिलाएं कृषि करती हैं ना, उनका परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है 12% से 15%। देखो क्या है ना, जो आपकी अकाउंट बैंक में अकाउंट है ना वुमेन्स के, फार्मर में, उनके बहुत कम अकाउंट्स होते हैं, लेकिन जो वुमेन की संख्या फार्मर्स में बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना मेल्स को फीमेल जो है ना ओवरराइड करती जा रही है नंबर्स में। क्यों, क्योंकि मेल्स जो है उनका बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है अलग अलग स्टेट में जाने ज़्यादा कमाने के लिए, क्योंकि खेती वगैरह में इतना है नहीं कुछ, ठीक। तो ओनली लगा है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है। अब ये भाई टू द स्कीम क्वेश्चन है, तो ये सही है। बेनिफिशियरी मस्ट बी एटलीस्ट 1 ईयर नहीं 3 ईयर होना चाहिए, ठीक। कैटल ईयरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। किसके अंदर आता है ये, तो इसके लिए परचेज लाइव स्टॉक करने के लिए आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब उस टाइम का क्वेश्चन था, लेकिन अभी के लिए भी आप याद रख सकते हो। साहिवाल, गिर, थपराकर, कौन सी गंगोत्री हैं क्या, नहीं गंगा तीरी, तो ये ब्रीड्स, कुछ 4 ही ब्रीड्स के लिए है ये। फिर दोबारा से नहीं पूछेगा, क्योंकि 23 में पूछ लिया तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा से नहीं आएंगे तुरंत। 1 घंटा 15-20 मिनट का ये वीडियो बन रहा है। पहले 10 मिनट आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना, ऐसा नहीं कि भगा के छोड़ दो चीज़ों को, ठीक। कारण क्या है, उसमें मैंने आपको बताया है कि एक आपको प्रॉस्पेक्टस दिया कि कैसे कैसे आगे चीज़ें होने वाली हैं, ठीक। और टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, ऐसा नहीं मैं खुद का टाइम इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाने में सारा टाइम लगता है, वीडियो में भी कहीं ना कहीं के बीच में गलती हो जाए उसका भी टाइम चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप इन चीज़ों को देखते जाओ और पूरा वीडियो देखो। मुझे लगता है देखो ऐसा नहीं है मैं 1 घंटे में तो 1.5 घंटे में पेपर नहीं करवा पाऊँगा यार, करवा दूंगा, आधे घंटे में करवा दूंगा, केवल ऐसे इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। लेकिन डीप डिस्कशन में 1 घंटे का वीडियो ये बना है, अगला वीडियो आपका 100 क्वेश्चन करवाना है, 1.5 घंटे का बनेगा। तो मैंने आपसे 2.5 घंटे मांगे हैं, 2.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आपको पेपर देखना है। 5 सालों का पेपर है यार, 5 पेपर ये, अगर मेंस का करवाता हूँ तो 5 पेपर वो, 2.5 घंटे के हिसाब से 12.5 घंटे ये, 12-10 कुछ 10-12 घंटे उसके लगा लो, 25-30 घंटे में आप पिछले 5 सालों का 10 पेपर कर रहे हो, ठीक। और वही आर ओ का पेपर, PCS के पैटर्न से आर ओ टोटली अलग है यार। तो कुछ आप ऐसी चीज़ों को देखो, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। और चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड, आर ओ या PCS वालों के लिए नया है, तो आप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी ज्वाइन करो। और जो भी UPSC में इस बार जिनको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है वो भी देखें, और जो 2026 में देने वाले हैं वो भी देखें। मैं आपको 2025 का पेपर जिस दिन भी थोड़ा बहुत एक सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट का कुछ ओवरव्यू देता हूँ, उसमें मैं आपको UPSC वालों को बताऊँगा कि कैसे PCS के क्वेश्चन UPSC में आते हैं, और एक नहीं 8-10 दिखाऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हो, तब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी मुझे लगता है, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।
आप यूपीएससी एंड स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीज़ों को देख के और पेपर में सारी चीज़ें नोट डाउन करके दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। मुझे ये आर्ट्स नहीं बढ़ाने कि आर्ट्स या व्यूज़ बढ़ाने हैं। एक बार अपना पेपर में कर लो किसी तरीके से, उसके बाद उसको 15-20 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज कर ले जाओगे यार। अपने फ़ायदे की सोचो, दूसरे के फ़ायदे की ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक। तो बस इतना ही है। थैंक यू।